नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सोनू अहलावत स्वागत करता हूं आपका दी करंट अफेयर शो की क्लास नंबर 10 में, जिसमें हम पिछले हफ्ते के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड सिलेक्टेड करंट अफेयर्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यानी कि मेरे भाई 12 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई 2026 तक के जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं इस पूरे हफ्ते में, वो आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। मैं तो आपको हमेशा बोलता हूं, डेली करंट अफेयर के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस हर हफ्ते यानी कि हर संडे शाम 5 बजे इस दी करंट अफेयर शो की नई क्लास को देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, काम हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। और हमेशा की तरह आज की इस क्लास का भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। तो मेरे भाई तैयारी शुरू कर दो, अपना एक पेन और एक नोटबुक उठा लो और जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है सबको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो चलिए मेरे भाई, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट गाइस, उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। मेरे भाई, हमारा जो जीएस फाउंडेशन बैच है ना, ये लॉन्च हो चुका है। फिलहाल लॉन्च ऑफर भी चल रहा है, 50% डिस्काउंट के साथ आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कंप्लीट जनरल अवेयरनेस डिटेल के साथ कवर करनी है, पूरा कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर क्लियर करना है, तो आज ही जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लो। बैच से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करनी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8218987459। इसके ऊपर व्हाट्सएप करके मैसेज करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। मेरे भाई, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, धुरंधर बैच है। 1 महीने के अंदर पूरे जनरल अवेयरनेस का डब्बा बंद हम कर देंगे, क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है मेरे भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है वीडियो सक्सेस के नाम से, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही। चलिए मेरे भाई, और ये बैच हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाएगा। तो मेरे भाई, आज की क्लास का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। विक्रम फर्स्ट रॉकेट जिसने भारत को निजी ऑर्बिटल लॉन्च अक्षमता वाला तीसरा देश बनाया, किस कंपनी ने बनाया है? तो मेरे भाई, आप सभी को इस खबर के बारे में पता ही चल चुका होगा। कल यानी कि 18 जुलाई को भारत ने एक बहुत बड़ा कारनामा करके दिखा दिया है। एक तरीके से भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत ने अपना पहला निजी यानी कि प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है विक्रम 1। यानी कि देखिए दोस्तों, आज तक आपने सुना होगा कि भारत ने एक साथ 10 सैटेलाइट लॉन्च करी। भारत लगातार सैटेलाइट लॉन्च करने में रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन उन सैटेलाइट को जो लॉन्च किया जाता था वो एक सरकारी ऑर्बिटल हुआ करता था, यानी कि सरकारी रॉकेट हुआ करती थी। एक सरकारी एजेंसी थी जो कि भारत की क्या है, स्पेस एजेंसी इसरो, जो कि एक सरकारी है, भारत सरकार की है। तो इसके द्वारा अब तक सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता था, लेकिन अब भारत के पास भी एक निजी सैटेलाइट ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल हो चुका है, मतलब एक एजेंसी है, ठीक है, जिसका नाम है मतलब विक्रम 1। ठीक है भाई, ये एक लॉन्च व्हीकल है जो कि सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाएगा, अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा चुका है। अब सवाल क्या पूछा जा रहा है कि किस कंपनी ने विक्रम 1 को लॉन्च किया है, या फिर विक्रम 1 रॉकेट जो है वो किस कंपनी का है? तो मेरे भाई, स्वदेशी कंपनी है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। जी हां मेरे भाई, तेलंगाना के हैदराबाद में कंपनी, इसका हेडक्वार्टर है स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि एक निजी यानी कि प्राइवेट कंपनी है। अब तक ये कारनामा केवल 2 देशों ने किया था, जिसमें से एक अमेरिका था। अमेरिका के कई सारे प्राइवेट एजेंसीज हैं, जिसमें से एक स्पेसएक्स है सबसे बड़ी, और 3-4 अलग अलग एजेंसीज हैं। ठीक है, नासा उनसे अपना लॉन्च व्हीकल लेता था उधार, या फिर उनसे अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवाता था। ठीक है, नासा खुद इतना खर्चा नहीं करता था। ऐसे ही चाइना है, चाइना के पास भी कई सारी ऐसी निजी एजेंसीज, कंपनियां थी। लेकिन अब तीसरा कौन सा देश बन चुका है? भारत बन चुका है। जी हां, इसरो के अलावा भारत के पास अब एक प्राइवेट ऐसी एजेंसी है जिसके थ्रू सैटेलाइट को ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट में यानी कि अंतरिक्ष में भेज सकता है। इससे भारत सरकार को, भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा। भारत के जो स्पेस प्लान है, स्पेस मिशन है, उनमें और ज्यादा तेजी आएगी। भारत का जो पैसा है, बजट है भारत सरकार का, वो भी बचेगा और वर्कलोड भी इसरो का काफी कम हो जाएगा इस सुविधा से। और अब भारत दूसरे देश की जो सैटेलाइट है उनको भी लॉन्च कर पाएगा इस निजी एजेंसी के द्वारा। जी हाँ मेरे भाई, अब इसकी खासियत क्या है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो जो स्काई रूट एरोस्पेस है, ये एक प्राइवेट एजेंसी है, प्राइवेट कंपनी है, जो कि 2018 में ही शायद अस्तित्व में आई थी। इसके जो फाउंडर है, को फाउंडर पवन कुमार चंदन है। ठीक है, साथ ही वो सीईओ भी है स्काई रूट के। जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस है वो सारे के सारे यही संभालते हैं। ठीक है मेरे भाई, जो पवन कुमार जी हैं, ये इसरो के पूर्व साइंटिस्ट रह चुके हैं। ये जो इनका विक्रम 1 रॉकेट है ना, ये इसकी जो अक्षमता है मैं आपको बता दूं मेरे भाई, इसकी अक्षमता लगभग 570 किलोग्राम पेलोड यानी कि वेट लेकर ये अपनी उड़ान भर सकता है। और लगभग जो इसने
अर्थ के ऑर्बिट में मतलब सैटेलाइट लॉन्च करके दिखाई है, वो लगभग 450 किलोमीटर दूर जाके, यानी कि धरती की सरफेस से 450 किलोमीटर ऊपर गया, अंतरिक्ष में गया, अर्थ के ऑर्बिट में सक्सेसफुली ये गया है। ठीक है मेरे भाई, तो बहुत बड़ी बात है। और ये जो लॉन्च किया गया, सफलतापूर्वक जो लॉन्चिंग हुई है, कहां से हुई है ये भी इंपॉर्टेंट है। विक्रम फर्स्ट रॉकेट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। ठीक है मेरे भाई, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद विक्रम 1 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बाद बधाई दी है पूरे देश को। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में 110% पूछा जाएगा। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई है, फटाफट नोट डाउन कर लो, वैसे पीडीएफ आपको दे दूंगा मैं। चलो मेरे भाई, दूसरा सवाल, भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन किस रूट पर चलाई गई है? मेरे भाई, हाल ही में 17 जुलाई को खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिविजुअली जाकर हरी झंडी दिखाई है भारत की पहली पानी से चलने वाली ट्रेन। जी हां दोस्तों, इसको भारत की पहली पानी से चलने वाली ट्रेन ही बोला जा रहा है। हालांकि ये H2 ट्रेन है। ठीक है, H2O होते ही हमारी क्या बन जाता है? वाटर होता है H2O। तो मेरे भाई, ये H2 ट्रेन है, मतलब भारत की पहली पूरी तरीके से हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है, जिसका शुभारंभ हो चुका है, जिसका लॉन्च हो चुका है। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने 17 जुलाई को इसको हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन कुछ इस प्रकार की दिखती है, इसको नाम दिया गया नमो ग्रीन रेल। क्या नाम दिया गया मेरे भाई? नमो ग्रीन रेल। सवाल में पूछा जा रहा है किस रूट पर यह चलाई जा रही है, तो मेरे भाई हरियाणा में एक जगह पड़ती है जिंद, और हरियाणा में ही एक दूसरी जगह पड़ती है सोनीपत। तो जिंद से सोनीपत के बीच में इस ट्रेन को शुरुआत में चला गया। टोटल 89 किलोमीटर का ये रूट है, जिसमें लगभग 12 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं, मतलब 12 स्टेशन के ऊपर ये रुकने वाली है। देखिए मेरे भाई, 89 किलोमीटर की दूरी लगभग 2 घंटे में तय करेगी। यह ट्रेन 12 स्टेशनों पर रुकती है। ट्रेन में 10 डिब्बे, जो एक बार में लगभग 2600 यात्री को ले जाने में सक्षम है। अब मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन ट्रेन है, इसकी जो पावर है वो कम होगी, ऐसा नहीं है। एक बार में लगभग 2600 यात्री को ले जाने में ये ट्रेन सक्षम है। देख लो, हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच में इस 89 किलोमीटर के रूट पर यह ट्रेन फिलहाल चलाई जा रही है। नमो ग्रीन रेल इसका नाम है। ठीक है मेरे भाई, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस हिंदी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी कि बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता? मेरे भाई, हाल ही में 18 जुलाई 2026 को दिल्ली में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा करी गई। देखिए, ये जो नेशनल अवार्ड होता है ना सिनेमा के क्षेत्र में, ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस है। तो हाल ही में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा करी गई, जिसमें भारत की कुछ हिंदी फिल्मों को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला। कुछ बेस्ट एक्टर भी यहां पर चुने गए, साथ ही कुछ बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर भी, कुछ बेस्ट एक्ट्रेस भी रही, साथ ही कुछ जो डेब्यूट डायरेक्टर थे उनको भी यहां पर इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, जिसकी हाल ही में घोषणा करी गई है दिल्ली से। ठीक है मेरे भाई, अब यहां पर सवाल में पूछा जा रहा है कि किस हिंदी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है। यहां पर एक चीज नोट करिए, यहां पर लिखा हुआ है किस हिंदी फिल्म ने, यानी कि बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म की बात हो रही है। तो मेरे भाई, वो फिल्म थी श्रीकांत। यहां पर कहीं लिखा नहीं हुआ है, नोट कर लीजिएगा, श्रीकांत। कौन सी फिल्म थी? श्रीकांत, जिसमें लीड एक्टर कौन थे? राजकुमार राव, जिसको हाल ही में बेस्ट हिंदी फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से। एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये जो पुरस्कार दिए जाएंगे ना, ये 2024 की फिल्मों के लिए दिए जा रहे हैं। मतलब जिन फिल्मों को 2024 में रिलीज किया गया, या फिर जिन फिल्मों को 2024 में सर्टिफिकेट दिया गया था। ठीक है, हालांकि 2025 वाले हो सकते हैं कि इसी साल के आखिरी में अनाउंस हो जाए, या फिर अगले साल अनाउंस हो। ठीक है, तो ये सब कुछ है। अब आप कहोगे कि भैया बेस्ट एक्टर किसे मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस किसे मिला है, तो चलो आपके सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में बता दो, ये इंडिया का हाईएस्ट ऑफिशियल सिनेमा ओनर है, जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। ये भी पूछ ले जाता है शुरुआत कब हुई, 1954 में हुई थी। मेरे भाई, इस अवार्ड को जो दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा दिया जाता है, जिसको एडमिनिस्ट्रेट करता है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया, फीचर फिल्म, नॉन फीचर फिल्म और बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा में। ठीक है मेरे भाई, अब आप पूछोगे कि भैया इस अवार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब आप कहोगे कि भैया बहुत सारे लोग ऐसे जो यूट्यूब के ऊपर फ्री मूवीज या फिर वेब सीरीज बनाते हैं 2-2, 2.5 घंटे की, तो क्या वो इस पुरस्कार के लिए एलिजिबल है? देखिए भाई, आपकी फिल्म जो है ना, वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन
होनी चाहिए, मतलब आपकी फिल्म को ये सर्टिफिकेट मिला हो तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। एक अवार्ड होता है दादा साहिब फाल्के अवार्ड, जो कि काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड है। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, यानी कि जिन्होंने सिनेमा में अपना सबसे बेस्ट दिया, सिनेमा को योगदान दिया, उनको दिया जाता है। ठीक है, इसमें भी काफी सारी चीजें मिलती है, 15 लाख का इसमें कैश मिलता है। हालांकि नेशनल अवार्ड जो है इसमें आपको एक स्वर्ण पदक भी दिया जाता है, ठीक है, स्वर्ण कमल जिसको बोला जाता है, और साथ ही मेरे भाई इसमें आपको 3 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाती है। ठीक है, ये हर साल रिलीज हुई फिल्म या फिर एक पर्टिकुलर साल में जिस अभिनेता या फिर अभिनेत्री का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है उस पर्टिकुलर साल के लिए दिया जाता है। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी को दादा साहिब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, क्योंकि उन्होंने सिनेमा में काफी योगदान दिया। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट यहां पर देखी जाती है। अब बेस्ट एक्टर देख लो, इस बार 72वें नेशनल अवार्ड में किसे मिला है? तो मेरे भाई बेस्ट लीडिंग एक्टर जो मिला वो कार्तिक आर्यन को मिला है, उनकी एक फिल्म आई थी चंदू चैंपियन। साथ ही मम्मूटी को भी मिला है, जो कि ब्रह्मयुग फिल्म के लिए है। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट अभिनेत्री, तो मेरे भाई यामी गौतम को मिला है, उनकी फिल्म आर्टिकल 370। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर संजय मिश्रा को मिला है भक्षक फिल्म के लिए। बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी रही है? आर्टिकल 370 बेस्ट फीचर फिल्म रही है मेरे भाई। देखो, ये थी बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म, और यह है ओवरऑल फीचर फिल्म भारत की, कोई भी हो, मतलब जरूरी नहीं हिंदी हो, लेकिन फीचर फिल्म भारत की ऑल ओवर। ठीक है, मतलब एक फीचर फिल्म। तो आर्टिकल 370 अगर हिंदी फीचर फिल्म पूछ ले तो मेरे भाई श्रीकांत, दोनों में डिफरेंस है। बेस्ट डेब्यूट फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, यार ये काफी अलग रहा है, क्योंकि जिस एक्टर को मिला है ना वो अपने आप में बेस्ट है, और डायरेक्टर भी बेस्ट बन चुका है। तो बेस्ट डेब्यूट फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, मतलब ऐसा कौन सा डायरेक्टर है जिसने पहली बार ही कोई फिल्म बनाई है, उसका डेब्यू था और पहली बार में उसको नेशनल अवार्ड मिल गया है। तो मेरे भाई रणदीप हुड्डा, जो कि हाँ एक एक्टर भी है और अब डायरेक्टर भी बन चुके हैं, उन्होंने एक फिल्म रिलीज करी थी, एक फिल्म बनाई थी जिसमें स्वतंत्र वीर सावरकर की बायोग्राफी थी। ठीक है, खुद शायद उसमें एक्टर थे, और इस फिल्म के लिए नहीं, यार एक्टर तो बेहतरीन थे ही, अपने दम पर बॉलीवुड में कदम जमाए, और अब डायरेक्टर भी इतने बेहतरीन बन चुके हैं। तो मेरे भाई ये सारे के सारे अवार्ड है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको पहले बता दी, 1-2 क्वेश्चन आगे आएगा, उसको आगे देख लेंगे। ठीक है, चलो। विंबलडन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो मेरे भाई विंबलडन के बारे में आप सभी को पता है, कई दिनों से इसकी चर्चा चल रही थी। इसमें हमेशा अमीर लोग देखे जाते हैं, भारत से भी कई क्रिकेटर इस मैच को देखने गए थे, क्योंकि भारत की जो T20 क्रिकेट सीरीज चल रही थी इंग्लैंड के खिलाफ, वो इंग्लैंड में ही थी। तो मेरे भाई ये जो विंबलडन कप होता है, विंबलडन एक टूर्नामेंट है जो कि लॉन टेनिस की है, दुनिया के सबसे पुरानी लॉन टेनिस की टूर्नामेंट और सबसे बड़ी टूर्नामेंट होती है। ठीक है मेरे भाई, इसमें दुनिया भर के 80 से ज्यादा देश पार्टिसिपेट करते हैं मेरे भाई, लगभग 250 से 300 के आसपास शायद इसमें पुरुष खिलाड़ी होती है, और लगभग इतने ही फीमेल खिलाड़ी इसमें होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पिछले साल विराट कोहली भी विंबलडन कप को देखते हुए नजर आए थे, इस बार भारत की कई सारे सेलिब्रिटी भी विंबलडन कप की टूर्नामेंट को देखते नजर आए थे। तो काफी ये बड़ी टूर्नामेंट है और जो कि लॉन टेनिस से रिलेटेड है। तो यहां पर पूछा जा रहा है, इसका जो आखिरी मैच था मेरे भाई वो 12 जुलाई को था। पुरुषों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, महिलाओं की बात करेंगे। तो पुरुष एकल का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? जानिक सिनर, जानिक सिनर, जिसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जानिक सिनर, जो कि मेरे भाई कहां के हैं? इटली के रहने वाले हैं। जानिक सिनर एक टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि इटली के रहने वाले हैं, और इन्होंने इतिहास रचते हुए दूसरी बार इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। मतलब 2025 में तो इन्होंने इस टूर्नामेंट को नाम किया ही था, अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने थे कप को जीतने वाले, और लगातार डिफेंडिंग चैंपियन बन चुके हैं। यानी कि इस साल भी 2026 में विंबलडन कप को इन्होंने अपने नाम किया। ठीक है मेरे भाई, रनर जो रहे वो अलेक्जेंडर रहे हैं जर्मनी के, यानी कि जो अलेक्जेंडर को है उनको इन्होंने हराया था। इनका जो मैच चला था 3 घंटे 40 मिनट तक शायद इनका ये मैच चला था, और डिफेंडिंग चैंपियन बन चुके हैं। पिछले साल भी इन्होंने अपने नाम इस कप को किया था। नाम क्या है इनका मेरे भाई? नाम है इनका जानिक सिनर, जो कि स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो। अब देखो विंबलडन कप के बारे में आपको बता दूं, यहां पर वर्ल्ड ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस टेनिस टूर्नामेंट है ये, जो कि एनुअल यानी कि हर साल होती है। और कहां पर होती है मेरे भाई? लंदन, इंग्लैंड के लंदन में होती है। लॉन टेनिस क्लब के द्वारा इसको कराया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो गठन हुआ था, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1877 से हुई थी। वर्ल्ड की पहली ऑफिशियल लॉन टेनिस टूर्नामेंट है मेरे भाई। सबसे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे लगा इस टूर्नामेंट से रिलेटेड वो ये लगा कि इस टूर्नामेंट में लगभग 54,000 टेनिस बॉल जो है वो इस्तेमाल हो जाती है। जी हाँ मेरे भाई, एक बॉल से 2-3 मैच ही खेले जाते हैं, फिर 7 मैच खेले जाते हैं, और पता नहीं
कितनी बॉल लग जाती है, या फिर एक मैच में 7 बॉल लग जाती है, कुछ ऐसा है। लेकिन ओवरऑल टूर्नामेंट में 54,000 के आसपास टेनिस बॉल का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है, ठीक है। विंबलडन 2026 में महिला एकल, अगर हम वुमेन सिंगल की बात करें तो इसका खिताब चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने अपने नाम किया है। 11 जुलाई 2026 को खेले गए इस रोमांचक फाइनल मुकाबले में उन्होंने अपनी ही हम वतन यानी कि अपने ही देश की खिलाड़ी कैरोलिना मुचावा को 6-2, 5-3 और तीसरे राउंड 6-3 में हरा दिया, ठीक है। तो भाई अगर मेल एकल पूछ ले यानी कि पुरुष एकल पूछ ले तो जानिक सिनर है इटली के विंबलडन कप को जीतने वाले। महिला पूछ ले तो चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 घंटे में 3.61 यानी कि 3,61,000 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है? ठीक है मेरे भाई, भारतीयों के द्वारा ही बनाया गया है। देखिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में तो आपको बताने की जरूरत होगी नहीं। तो मेरे भाई हाल ही में गुजरात की अहमदाबाद नगर निगम जो है एएमसी द्वारा गांधीनगर संसदीय क्षेत्र के तहत गुजरात के भदाज इलाके ने इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया क्योंकि इन्होंने 1 घंटे में मात्र 60 मिनट में 3.61 लाख इन्होंने पौधे लगाए हैं। और ये जो कार्यक्रम हुआ था वो 12 जुलाई को हुआ था। देखिए 12 जुलाई 2026 को आयोजित इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में 25,000 से अधिक स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया, यानी कि 25,000 से ज्यादा लोगों की टीम थी और इन्होंने जापान की एक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए 3,61,000 पौधे लगा दिए मात्र 1 घंटे में और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम अपने नाम कर लिया है, ठीक है मेरे भाई। चलो, भारत ने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में कौन सा स्थान हासिल किया? तो मेरे भाई भारत भी कम नहीं है और भारत के जो छात्र हैं वो भी कम नहीं है, वो भी विदेशों में जाकर झंडा गाड़ रहे हैं। तो मेरे भाई इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड क्या है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि भारत के अंदर यूपीएससी है, यूपीएससी तो दुनिया के अंदर भी टफेस्ट एग्जामों में से एक है, भारत के अंदर आईटीआई है। तो मेरे भाई इंटरनेशनल लेवल पर कुछ एग्जाम्स, कुछ प्रतियोगिता परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाती है। तो ऐसी ही एक प्रतियोगिता होती है फिजिक्स को लेकर। इंटरनेशनली बहुत सारे ग्लोबली अलग अलग देशों के जो छात्र इसमें पार्टिसिपेट करते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में, यानी कि स्पेशली विज्ञान के क्षेत्र में कितनी नॉलेज है, अपनी नॉलेज को दर्शाने के लिए इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तो एक इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड है, ठीक है, जो कि इस बार कोलंबिया में हुआ था। कहां पर? कोलंबिया में 4 जुलाई से लेकर 12 जुलाई 2026 तक चला। भारत से 5 छात्रों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और 5 छात्रों ने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है मेरे भाई। देखिए इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? पहला स्थान मिला, क्योंकि इन्होंने गोल्ड अपने नाम किया है। हालांकि इन्होंने दूसरे देशों के छात्र के साथ इस स्थान को साझा किया है, यानी कि नंबर 1 रैंक जो मिली है वो अकेले भारत के छात्रों को नहीं मिली है, कुछ और देशों के छात्र हैं इसमें, मैं आपको बता देता हूं। देखिए भारत के सभी 5 छात्रों ने स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीते और चीन, रूस, कजाकिस्तान, ताइवान और दक्षिणी कोरिया के साथ शीर्ष स्थान यानी कि पहला स्थान साझा किया। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय भौतिक, यहां पर देख लो, अंतरराष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड हाई स्कूल के छात्रों के लिए एक वार्षिक भौतिक प्रतियोगिता है। इसकी भी एक कंडीशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 10वीं के जो छात्र होते हैं ना उनके लिए एक फिजिक्स की प्रतियोगिता है। यह अंतरराष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाडों में से एक है। पहला IPHO 1967 में पोलैंड के वार्सा नगर में आयोजित किया गया था। मतलब पहला जो ये प्रतियोगिता हुई थी 1967 में हुई थी, पोलैंड में हुई थी। इस बार कहां पर हुई है? कोलंबिया में हुई है। कब से कब तक? 4 से 12 जुलाई तक। कौन सा एडिशन था इस बार? तो मेरे भाई इस बार 54वां एडिशन था। कौन सा था? 54वां एडिशन, 56वां मेरे भाई, सॉरी 56वां एडिशन था। कौन कौन थे देख लो भाई, इसमें एक तो कनिष्क जैन थे जो कि पूना महाराष्ट्र से है, साथ ही रिद्धेश पूना महाराष्ट्र से, रिद्धेश अनंत बेडाले जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से, साथ ही ऋषित गर्ग द्वारिका नई दिल्ली से थे, श्रेष्ठ सुरैया मुंबई महाराष्ट्र, साथ ही स्वेरित जोशी जो कि अहमदाबाद गुजरात से थे, ठीक है। चलो, इटली के लोनाटो में आयोजित ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय शॉटगन शूटर नीरू ढांडा ने कौन सा पदक जीता? तो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, यह है भारत की शॉटगन शूटर नीरू ढांडा, जिन्होंने हाल ही में इटली में आयोजित हुए ISSF में
गोल्ड मेडल अपने नाम किया और इन्होंने इतिहास रच दिया। जी हाँ मेरे भाई, भारत का कोई पहला शूटर इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत पाया है। तो मेरे भाई ISSF जो है ये शूटिंग की एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता है, बहुत बड़ी टूर्नामेंट है, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसको IISF द्वारा ही आयोजित किया जाता है। एक प्रमुख वार्षिक शॉटगन शूटिंग प्रतियोगिता, मतलब हर साल इसको कंडक्ट कराया जाता है। इटली के लोनाटो में आयोजित ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय शॉटगन शूटर नीरू ढांडा ने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यह उपलब्धि हासिल करने वाली है पहली भारतीय महिला ट्रैप शूटर बन गई है। ठीक है मेरे भाई, तो पहली भारतीय महिला बन गई है, तो इन्होंने एक तरीके से इतिहास रचा है। सप्ताह में सिर्फ एक बार ली जाने वाली विश्व की पहली इंसुलिन दवा अभिली किस देश में लॉन्च की गई है? अब सबसे पहले तो आपको मधुमेह के बारे में पता होगा, जिसको आप शुगर या फिर डायबिटीज के नाम से जानते होंगे, जो कि एक गंभीर बीमारी है। ठीक है मेरे भाई, डायबिटीज, जिसको मधुमेह हिंदी में बोला जाता है। डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए सबसे जो सर्वश्रेष्ठ एक इंजेक्शन हुआ करता था अब तक, एक इंसुलिन होता था। जो डायबिटिक पेशेंट है उनको तो पता ही होगा, जो सेवर डायबिटिक से गुजर रहे हैं उनको डेली इंसुलिन लेना पड़ता था अपनी डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, एकमात्र सारा यही था, डेली इंसुलिन का इंजेक्शन, यानी कि पूरे साल अगर अपनी डायबिटीज कंट्रोल रखनी है तो 365 इंजेक्शन उनको लेने पड़ते थे इंसुलिन के। लेकिन मेरे भाई अब ऐसा नहीं है, ये 365 से घटकर नंबर 52 आ चुका है। जी हाँ, अगर डायबिटिक पेशेंट कोई भी है और इंसुलिन की उसे आवश्यकता है तो उसको डेली इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में केवल एक दिन इंसुलिन लेगा और पूरे हफ्ते उसकी जो शुगर है, उसका जो डायबिटीज है वो कंट्रोल रहेगा। ठीक है, तो ऐसा जो इंजेक्शन है या फिर ऐसी जो इंसुलिन दवा है, इसको लॉन्च करने वाला पहला देश भारत बन गया। कौन सा पहला देश? भारत बन गया। जी हाँ मेरे भाई, यहां पर लिख रहा हूं मैं भारत। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आप कहोगे कि भैया आपने अभीली क्यों लिखा हुआ है? देखिए, हिंदी में इस दवा को अभीली कहा गया है, भारत में इसको अभीली के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका जो नाम है वो अवीकली है। क्या है? अवीकली। ये स्पेलिंग लिखी हुई है AWIQLI। तो कुछ लोग इसको अवीकली कह रहे हैं, कुछ लोग अभीली। हालांकि एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो अवीकली के नाम से ही पूछा जाएगा। ऑफिशियल नेम जो है इसका वो अवीकली ही है मेरे भाई। ठीक है, अवीकली याद रखिएगा। तो इसको किसने लॉन्च किया है? सबसे पहले दुनिया भर में भारत ने। इसे डेनमार्क की दवा कंपनी नोवो नोर्डिस्क ने बनाया, जो प्रति वर्ष लगने वाले 365 इंजेक्शनों को घटाकर सिर्फ 52 कर देती है। तो भाई अवीकली क्या है, किसने इसको सबसे पहले लॉन्च किया है? याद रखिएगा, किसने किया है? हमारे प्यारे भारत ने किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? लो मेरे भाई, आपको जानने में बड़ा मजा आएगा और उत्सुक भी होंगे ये जानने में कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसको प्रति व्यक्ति आय में पहला स्थान मिला है। मतलब जहां पर एवरेज लोगों की इनकम सबसे ज्यादा है। अब ऑल ओवर भारत की अगर हम देखें, एवरेज इनकम पता है क्या है? मंथली अगर हम बात करें तो मेरे भाई 17,000 के आसपास है। कितनी? 17,000, यानी कि लगभग 2,15,000 के आसपास, 2,15,000 के आसपास भारत की ओवरऑल वार्षिक इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, एवरेज में बात कर रहा हूं, प्रति व्यक्ति आय है। लेकिन वो कौन सा राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय इसके 3 गुना है, इससे 3 गुना अधिक है? जी हाँ मेरे भाई, वो राज्य बन चुका है सिक्किम। कौन सा राज्य बन चुका है? सिक्किम। SIKKIM, सिक्किम। जी हाँ मेरे भाई, यहां पर शायद कहीं लिखा नहीं हुआ है, नोट कर लो, सिक्किम बन चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सिक्किम। सिक्किम की जो प्रति व्यक्ति आय है पता है क्या है? वार्षिक आय की अगर हम बात करें मेरे भाई, सिक्किम की जो प्रति व्यक्ति वार्षिक आय है वो 6,46,183 है। देखिए, वित्तीय वर्ष 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सिक्किम की प्रति व्यक्ति आय लगभग 6,46,000 है। अगर हम इसको मंथली में कन्वर्ट करें तो मेरे भाई ये लगभग 53,000 बैठता है नंबर। कितना? 53,000। यानी कि सिक्किम में जो प्रति व्यक्ति आय है मंथली वो 53,000 है और पूरे भारत की क्या है? 17,000। यानी कि जो भारत की प्रति व्यक्ति आय है ना पूरी, उसके 3 गुना ज्यादा सिक्किम के लोग कमाई कर रहे हैं। ठीक है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना अधिक है। सिक्किम के बाद क्रमशः, सिक्किम के बाद गोवा आता है, तीसरे नंबर पर हमारा दिल्ली आता है। यानी कि सिक्किम, गोवा, दिल्ली के लोग ज्यादा कमाई कर रहे हैं बाकी जगहों के, बाकी राज्यों के लोगों के मुकाबले।
चलो अगला सवाल, किस शहर में स्थित सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदलकर कर्तव्य भवन रखा गया है? तो मेरे भाई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा क्षेत्र पिछले 7 सालों से सुनते आ रहे होंगे आप, बहुत सालों से सुनते आ रहे होंगे, ठीक है। इस प्रोजेक्ट की जो मतलब पहली इंस्टॉलमेंट हुई थी तैयार, वो लगभग 2020-21 के आसपास हो गई थी, ठीक है, जब भारत की जो नई संसद, नई पार्लियामेंट बनके तैयार हुई थी। तो मैं आपको बता देता हूं, भारत सरकार के द्वारा सेंट्रल विस्टा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जिसके तहत राष्ट्रपति भवन हो, भारत की नई पार्लियामेंट हो, या फिर मेरे भाई प्रधानमंत्री भवन हो, ठीक है, साथ ही सेंट्रल सेक्रेटरीट हो, जहां पर सारे के सारे मंत्री वगैरह बैठते हैं, ठीक है, मंत्रालय है, वो सारे के सारे रिडेवलप करने थे, यानी कि वो नए बनाने थे, ठीक है। पूरा एक एरिया बनाया गया, एरिया चूज किया गया, ठीक है, कुछ स्क्वायर सर्किल किलोमीटर का, जिसमें ये सारी की सारी चीजें एक जगह होंगी, एक दूसरे से इंटरलिंक होंगे, ठीक है। तो ये था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसका टोटल बजट मेरे भाई 20,000 करोड़ रुपए था, ठीक है। जिसको कौन बना रहा है मेरे भाई? टाटा कंसल्टेंसी कंस्ट्रक्शंस या फिर टाटा कंस्ट्रक्शंस के पास ये प्रोजेक्ट है, यानी कि 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें से लगभग 967 करोड़ रुपए में केवल भारत की पार्लियामेंट ही बनके तैयार हुई है। उसके बाद नया राष्ट्रपति भवन भी बनना है, जितने हमारे सेक्रेटरीट है वो भी बनने हैं। तो पहले इस पूरे एरिया को, जिसमें सारे के सारे सरकारी दफ्तर वगैरह हुआ करते थे, या फिर राष्ट्रपति भवन या फिर पार्लियामेंट है, इस पूरे एरिया को सेंट्रल विस्टा क्षेत्र, सेंट्रल विस्टा एरिया कहा जाता, लेकिन अब इसका नाम बदलकर क्या कर्तव्य भवन कर दिया गया, कर्तव्य भवन। पहले जहां पर परेड होती है ना 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पर, तो उसे क्या बोला जाता है? राजपथ बोला जाता था, उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ, ठीक है। तो वो भी आप इसी से इंटरलिंक है। तो मेरे भाई कर्तव्य भवन इसका कर दिया गया, क्या कर दिया गया? कर्तव्य भवन, याद रखिएगा। अब सेंट्रल विस्टा क्षेत्र नहीं, कर्तव्य भवन इसका नया नाम है, और ये दिल्ली में है। राजधानी दिल्ली में जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? लो मेरे भाई, एक नई सरकारी बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी का लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है, जहां पर आप जाके पढ़ सकते हो, आपको फ्री बुक्स वगैरह मिलेगी, एक शांति का माहौल मिलेगा, कोई भी इसके अंदर जाके पढ़ सकता है। राजधानी दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है, उद्घाटन इसका हाल ही में किया गया है, और इसका उद्घाटन किया गया है हमारे होम मिनिस्टर जी द्वारा। जी हाँ, होम मिनिस्टर कौन है हमारे? तो भाई अमित शाह जी है, उनके द्वारा जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया दिल्ली में। इस आधुनिक डिजिटल और मल्टीमीडिया पुस्तकालय का लोकार्पण 11 जुलाई 2026 को किया गया। मतलब पूरी एक एडवांस, मॉडर्नाइज, आधुनिक, ठीक है, डिजिटल और मल्टीमीडिया, ये एक पुस्तकालय है, एक लाइब्रेरी है। अगला क्वेश्चन, एंडी बर्नहम किस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? मैंने आपको पिछली करंट अफेयर की क्लासेस में भी बताया था कि हाल ही में ब्रिटेन जो देश है, उसके प्रधानमंत्री को अचानक से इस्तीफा देना पड़ गया, क्योंकि भाई पार्लियामेंट में उनके खिलाफ बिल निकल गया था, ठीक है, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा अर्जेंट में, ठीक है। लेबर पार्टी के वो थे, तो लेबर पार्टी से, यानी कि उनकी पार्टी के जो सदस्य थे, उनके खिलाफ ही खड़े हो गए, उनके खिलाफ ही वो विरोध करने लग गए, जिसकी वजह से उन्हें दबाव में आकर इस्तीफा देना पड़ा। उनकी पार्टी के जो दूसरे नेता थे, एंडी बर्नहम, जो कि लेबर पार्टी के ही नेता हैं, ये अब नए कैंडिडेट हैं, ठीक है, इनको चुन लिया गया है। लेबर पार्टी के सदस्यों ने इनको अपने नए प्रधानमंत्री के रूप में आगे किया है, और ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने वाले एंडी बर्नहम, जो कि लेबर पार्टी के हैं। देखिए, एंडी बर्नहम यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। सत्तारूढ़ लेबर पार्टी ने उन्हें अपना नया नेता चुना है, और वे निर्वर्तमान प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की जगह लेंगे। जी हां मेरे भाई, किसकी जगह लेंगे? कीर स्टारमर। कीर स्टारमर अब तक यूके के प्रधानमंत्री थे, जिनको अचानक से इस्तीफा देना पड़ा था, ठीक है। जून में ही उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी थी, कह दिया था कि जब तक नए प्रधानमंत्री शपथ नहीं लेता तब तक मैं कार्यरत हूं, उसके बाद मैं फाइनली अपना पद छोड़ दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई समिट 2027 का आयोजन कहां किया जाएगा? देखिए मेरे भाई, यहां पर 2027 का पूछा जा रहा है, मतलब अगले साल का। अब एग्जाम में क्वेश्चन 2026 का भी पूछा जा सकता है कि एआई समिट 2026 का आयोजन कहां पर हुआ, किस देश ने इसका आयोजन कराया, किस महीने में हुआ, किस शहर में हुआ। और 2026 का आयोजन आपको शायद याद होगा, क्योंकि इसके ऊपर देश में हंगामा हो गया था, जिसमें
दुनिया भर के बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे, दुनिया भर के बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर टेक कंपनी चलाने वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो शामिल हुए थे। और उनके सामने आखिरी दिन कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया था, मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने नारे लगाए थे, कांग्रेस के सपोर्टर जिनको बोला गया था, ठीक है। जी हाँ मेरे भाई, भारत में ही हुआ था। 2027 एआई समिट का आयोजन भारत में हुआ था, फरवरी में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है, याद रखेगा ये चीज। और चौथा एडिशन था वो, 5वां एडिशन 2027 में होगा, 5वां एडिशन 2027 में होगा एआई समिट का। और कौन कराएगा इसकी मेजबानी? जिनेवा। जिनेवा किस देश के अंदर पड़ता है? स्विट्जरलैंड। जी हाँ मेरे भाई, 2027 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एआई समिट होने वाला है। 21 और 22 जून को होगा, मतलब मंडे और ट्यूसडे को इसका आयोजन होगा। एग्जाम में गारंटेडली क्वेश्चन बनेगा। एडिशन कौन सा है? 5वां है। अगला सवाल, हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में शामिल भारत का एकमात्र शहर कौन सा है? मेरे भाई, हर साल हैप्पी सिटी इंडेक्स के नाम से एक सूचकांक जारी किया जाता है, और ये केवल भारत के शहरों के ऊपर सर्वे करके जारी नहीं किया जाता, बल्कि दुनिया भर के अलग अलग देशों के हजारों शहरों के ऊपर सर्वे करके इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। फिर देखा जाता है कि दुनिया भर में सबसे खुशहाल शहर कौन सा है, दूसरे नंबर पर खुशहाल शहर कौन सा है, और सबसे खुशहाल, सबसे दुखी शहर कौन सा है। ठीक है, यहां पर कुछ पैरामीटर्स देखे जाते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो, इस इंडेक्स को हर साल जारी कौन करता है? मेरे भाई, यह सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें यहां पर कुछ पैरामीटर्स देखे जाते हैं, जैसे कि नागरिक शासन, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, यानी कि उस पर्टिकुलर शहर के जो नागरिक हैं या फिर उस पर्टिकुलर शहर के जो शासन चल रहा है, जैसे कि मुख्यमंत्री या फिर गवर्नर है, वो कैसे फैसले ले रहा है या फिर लोगों के लिए वो कितना बेनिफिशियरी है। पर्यावरण, एटमॉस्फेयर वहां का कैसा है। अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन वहां की कैसी है। स्वास्थ्य या फिर गतिशीलता, मोबिलिटी या मोबिलाइजेशन कैसा है वहां पर। जैसे 64 पैमानों पर 250 से अधिक शहरों को अध्ययन करके तैयार किया जाता है। मेरे भाई, लगभग 250 से अधिक शहरों को अध्ययन किया जाता है, और ये पैरामीटर्स यहां पर देखा जाता है। 64 पैरामीटर देखे जाते हैं कि भाई वहां के लोग कैसे हैं, लोग कितने खुश हैं, सरकार से कितने खुश हैं, क्या उनको पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड सुविधाएं मिल रही हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड कैसा है, वहां का पर्यावरण कैसा है, वहां के साफ सफाई कितना है, वहां पर डेवलपमेंट कितनी हो रही है, ये सारी चीजें देखी जाती है। जब नागरिकों को ये सारी चीजें मिलेंगी तभी तो नागरिक खुश होंगे, तभी तो वो खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर पाएंगे। तो ये सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं। और पता है, हैप्पी सिटी इंडेक्स में शामिल भारत का एकमात्र शहर कौन बना है इस बार? वो बना है जयपुर। और मेरे भाई, टॉप 10 की लिस्ट में इसने अपना नाम दर्ज करवाया है। ठीक है, इस हैप्पी सिटी इंडेक्स में टॉप 10 में अपना नाम दर्ज करा है, और नंबर 6 रैंक इसने हासिल करी है जयपुर ने। रैंक कौन सी है? 6 ग्लोबली है ये रैंक, वर्ल्ड वाइड है ये रैंक। जयपुर द प्राइड ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है, पिंक सिटी भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ के लोग सबसे खुशहाल है इस डेटा के अकॉर्डिंग। नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 पर कौन है? तो मेरे भाई, रैंक 1 जो मिले वो लंदन को मिले। किसको? लंदन। देखो, लंदन यूनाइटेड किंगडम का एक सबसे खुशहाल देश माना जा रहा है दुनिया का। दूसरा न्यूयॉर्क देश है, और तीसरा मेरे भाई पेरिस, न्यूयॉर्क शहर है। ठीक है, तो पहला लंदन, दूसरा न्यूयॉर्क और तीसरा मेरे भाई पेरिस, ये खुशहाल शहर माने जा रहे हैं दुनिया के। और छठे पर कौन सा है? हमारा राजस्थान। आखिरी क्वेश्चन है शायद, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मेरे भाई, एक पुरस्कार है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, ये इसका पूरा नाम है, जिसकी शुरुआत 2006 में की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछ ले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। यह पुरस्कार किन क्षेत्र में दिया जाता है, किनको दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, ये भी देख लो। यह पुरस्कार संगीत, नृत्य, रंगमंच और पारंपरिक लोक कलाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 40 वर्ष से कम आयु के कलाकारों को दिया जाता है। मतलब ये केवल उन कलाकारों को दिया जाता है जिनकी उम्र 40 साल से कम है, और जो आपकी एज कैलकुलेट होती है वो मेरे भाई एज ऑन 1 अप्रैल से आपकी हर साल एज कैलकुलेट होती है। इस पुरस्कार से हर साल काफी सारे, ठीक है, कलाकारों को सम्मानित किया जाता है। अब ये मत सोचिएगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर यह पुरस्कार है, तो यार वो तो एक शहनाई वादक थे, भले ही शहनाई वादक थे, लेकिन जो
कलाकार हैं, ठीक है, चाहे वो नृत्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो रंगमंच या फिर पारंपरिक लोक कला कुछ भी हो, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट बजाना हो या फिर गाना हो, संगीत हो, ठीक है, तो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा ही इस पुरस्कार को दिया जाता है हर साल। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। तो सवाल पूछ रहा है कि 2025 में किसे सम्मानित किया गया? तो मेरे भाई इस बार किन किन को सम्मानित किया गया आप देख लो। आचार्य श्री रणछोड़ लाल जी गोस्वामी को, जो कि गुजरात से है, इनको सम्मानित किया गया, जो कि पुष्टि मार्ग हवेली संगीत में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। अकरम खान जो कि राजस्थान के हैं, जिनको विलुप्त होती बहरूपीय कला को और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए दिया गया। साथ ही मेरे भाई सादिक अली को दिया गया, लद्दाख से है, जिनको बाल्टी लोक संगीत के संरक्षण के लिए दिया गया। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाल्टी लोक संगीत कहाँ का एक प्रसिद्ध लोक संगीत है? मेरे भाई ये जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख का ही है। एक है अनुरागी, ठीक है, साथ ही निर्मल मुकेश और अंजलि को दिया गया, जो कि उत्तराखंड के हैं, ठीक है, जो कि संगीत प्रदर्शन के लिए इनको दिया गया, संगीत प्रदर्शन के लिए दिया गया। क्लियर है? अब देखो पुरस्कार में धनराशि कितनी जाती है, दी जाती है। विजेताओं को 25,000, एक पट्टिका, साथ ही और एक अंग वस्त्र प्रदान किया जाता है। पात्रता क्या है? यह सम्मान 40 वर्ष से कम आयु के कलाकारों को दिया जाता है। नामांकन के आधार पर आयु की गणना 1 अप्रैल से की जाती है। श्रेणी, यह पुरस्कार संगीत, हिंदुस्तानी और कर्नाटक नृत्य, शास्त्रीय, रंगमंच यानी कि थिएटर, लोक जनजातीय कलाओं और कठपुतली कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अधिकतम 33 कलाकारों को दिया जाता है। यानी कि एक साल में 33, कम से कम, मैक्सिमम 33 से ज्यादा नहीं दे सकते, एक साल में 33 कलाकारों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो मेरे भाई 2025 के लिए इस अवार्ड को 2026 में दिया गया है और 2026 के लिए 2027 में दिया जाएगा। क्लियर है? स्थापना 2006 में हुई थी। क्लियर है मेरे भाई? लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 में आर्टिकल 370 फिल्म में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, बेस्ट एक्टर का, एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे मिला? हालांकि मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था, सारे बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर, डेब्यूट डायरेक्टर सब बता दिया था। तो मेरे भाई आर्टिकल 370 में जो लीड एक्ट्रेस थी वो यामी गौतम थी, तो जाहिर सी बात है इन्हीं को बेस्ट एक्ट्रेस का 72वां नेशनल अवार्ड मिलेगा। तो इन्हीं को मिला मेरे भाई। फिल्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, श्रीकांत थी और एक आर्टिकल 370 थी। एक्टर मैंने बता दिए थे कौन थे भाई, कार्तिक आर्यन थे, जिनको 2024 में आई चंदू चैंपियन के लिए मिले थे। ठीक है, क्लियर है? चलो, उम्मीद करता हूं मेरे भाई आपने नोट्स वगैरह बना लिए होंगे और आज की इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे वे टू सक्सेस के टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जाने से पहले फिर आपको बता देता हूं, जीएस फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है और लॉन्चिंग ऑफर है, 1 हफ्ते तक फिलहाल चल रहा है। 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, वरना इसका रेट बहुत ही जल्द 599 होने वाला है। जितना जल्दी हो सके मेरे भाई इसको ज्वाइन कर लो। कोर्स से रिलेटेड, बैच रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। 8218987459 24/7 सर्विस आपको मिल रही है। कुछ भी डाउट हो, सवाल हो, आप यहाँ पर पूछ सकते हो। आपको एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट सीरीज स्पेशल सारी की सारी चीजें आपको इस बैच में मिलेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, स्टैटिक, जीके तक हम इस बैच में कवर करेंगे। हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीएस फाउंडेशन बैच। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का। वे टू सक्सेस के नाम से प्ले स्टोर के ऊपर भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्लासेस शुरू हो चुके हैं, एंजॉय करिए। चलो, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।